हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जय जय की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल हमने हाइपरटेंशन पढ़ा था। पहले उससे हाइपरटेंशन से पहले हमने डायबिटीज़ पढ़ी थी, हाइपरटेंशन पढ़ा था। आई होप आपने हाइपरटेंशन रिवाइज किया होगा, इसके PYQ भी सॉल्व किए होंगे। हाइपरटेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आई होप आपने सॉल्व किया होगा, देखा होगा उन्हें। हाइपरटेंशन एक बार हमने क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। हाइपरटेंशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हाइपरटेंशन में हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपरटेंशन के कारण किन कारणों से हाइपरटेंशन होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो हाइपरटेंशन होता है ये कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है बीपी की वो 120 से 80 होती है। हाई बीपी जो होता है वो हमारा 130 या 140 एबव हो सकता है। हमने पढ़ा था बीपी लो में वैल्यू कितनी होती है, तो 90 से अगर आपका नीचे है तो आपका लो बीपी है। ये चीज़ें कल हमने अच्छे से पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर आपको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं, कोई भी दवा आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। हमने बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन कल पढ़ी थी। हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है वो चयापचय संबंधी विकार हो सकते हैं बॉडी में। अगर आपको कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन है तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक हमने पढ़ा था ये क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन है, ये एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हमारे दिमाग में मस्तिष्क में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है, या किसी जगह पे मस्तिष्क के किसी भाग पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, या रुका हुआ ब्लड जम जाता है थक्के के रूप में, उसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके बाद हमने पढ़ा था रीनल रीनल फेलूर। रीनल फेलूर को किडनी फेलूर भी कहते हैं। ये हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये एक क्रिटिकल कंडीशन है। हमने पढ़ा था एएनपी हार्मोन। एएनपी हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था। इसका काम क्या है, इसका काम है आपको हाइपरटेंशन है तो एएनपी, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं, हमारी धमनियाँ होती हैं, उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिससे हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन होता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं। तो एएनपी हार्मोन का काम है कि वो आर्टरीज जो सिकुड़ती हैं उनको फैलाता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। एक काम और करता है जो एएनपी हार्मोन होता है, इसका काम है कि ये किडनी को मतलब किडनी के माध्यम से बॉडी में बढ़ी हुई मात्रा, सोडियम की अतिरिक्त मात्रा और अतिरिक्त पानी को किडनी के माध्यम से यूरिन के रास्ते से निकालता है। कौन, एएनपी हार्मोन। ये चीज़ें कल हमने अच्छे से पढ़ी थी, सारी क्रिटिकल कंडीशन पढ़ ली थी। हाइपरटेंशन अगर आपको है तो आप ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका रोकथाम कैसे है, ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कुछ ओरल दवा लेने से, कुछ ओरल मेडिसिन लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। हाइपरटेंशन के कई सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके कई कारण भी हो सकते हैं। कल सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, 120 और 80 ये होता क्या है, ये भी हमने कल पढ़ा था। जो 120 है ये सिस्टोलिक होता है और जो हमारा 80 है वो डायसिस्टोलिक होता है। ये एक नॉर्मल वैल्यू है। जो सिस्टोलिक होता है ये जो हार्ट बीट करता, पंप करता है हार्ट हमारा, उसकी वैल्यू को मापता है। डायसिस्टोलिक क्या होता है, जो हार्ट बीट करता है, पंप करता है, उस बीच हमारा हृदय आराम की स्थिति में कितना है इसकी वैल्यू मापता है डायसिस्टोलिक। ये चीज़ें हमने सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक पढ़ा था कल। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, उससे रिलेटेड जितने भी 2-4 सालों में क्वेश्चन आए होंगे आपने आई होप सॉल्व मतलब किया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की खोज, जो प्रोटीन की खोज है, प्रोटीन की खोज
जोरार्डस जोहान्स मुल्डर ने 1837 में की थी। मुल्डर साहब ने 1837 में सिर्फ इसकी खोज की, इसको बताया कि प्रोटीन एक अणु होता है। इसके बाद 1838 में रसायन जैकब बर्जीलियस ने, कब? 1838 में बर्जीलियस ने इन्हें प्रोटीन नाम दिया। जो बर्जीलियस साहब थे इन्होंने इसकी खोज की। खोज हमारे जोहान्स मुल्डर ने की, प्रोटीन की खोज जोहान्स मुल्डर ने की 1837 में, लेकिन प्रोटीन नाम किसने दिया? वो हमारे बर्जीलियस साहब ने दिया। जो बर्जीलियस सर थे, बर्जीलियस सर ने इन्हें नाम दिया, 1838 में प्रोटीन नाम दिया। प्रोटीन शब्द हमारे ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? प्रोटियोस का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। क्या होता है? प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। चीजें समझ गए होंगे। खोज किसने की? तो खोज मुल्डर ने की। कब की? 1838 में। ये सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीटेड हैं ये सारे टर्म्स, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। खोज किसने की है? तो खोज मुल्डर ने की है 1837 में। नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। कब दिया? 1838 में। 1838 में नाम दिया, बर्जीलियस ने इन्हें नाम दिया। यह शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन जो शब्द है हमारे ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटियोस शब्द का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का संगठन पूछा जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना % होता है, ये पूछे गए हैं। ये सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट हुआ है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारी प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है कितना होता है? 16% होता है। 16% होता है। 13 से 20 भी हो सकता है, कहीं बुक में 13 से 20 भी दिखाया गया है। इससे नॉर्मल वैल्यू 16% होती है। नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। प्रोटीन को हम लोग नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन को हम लोग नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन जो नाम दिया गया है प्रोटियोस शब्द से लिए गए, इसका मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान में आने वाला। जो प्रोटीन शब्द है इसको प्रथम स्थान पे आने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड में ये होता है। ब्लड में, एंजाइम में, एंटीजन में, हार्मोन में, एंटीबॉडी, ये जितने भी हैं ये सब प्रोटीन इसमें होता है। ब्लड में भी होता है, एंजाइम भी होते हैं। ब्लड के जो प्लाज्मा सेल होती हैं उसमें प्रोटीन होता है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं, कई तरह के एंजाइम होते हैं जो फूड को पचाने का काम करते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। कुछ एंटीजन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। ये इसमें सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जटिल जो हमारे का रासायनिक केमिकल होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं हमारे केमिकल रासायनिक कंपाउंड होते हैं वो जटिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको सिंप्लेक्स कंपाउंड में तोड़ना, जटिल से सरल में तोड़ना, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रोटीन में भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो जटिल जो कंपाउंड टूटते हैं वो किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में टूटते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। प्रोटीन में हाइड्रोलाइसिस होगा तो जटिल कंपाउंड से सरलतम रूप में टूटना, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस अगर प्रोटीन में होता है तो वो जटिल कंपाउंड से सरलतम में टूटेगा, उसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं उसे। फिर इस प्रोटीन का जो सरलतम रूप है अमीनो एसिड,
जटिल से सरलता में टूटने को क्या कहते हैं? प्रोटीन जो हमारा होता है एक जटिल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस होने के बाद जटिल से सरलतम में टूटना, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड। पूछा गया है कि प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या? ग्लूकोज। प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो एसिड है। न्यूट्रिएंट्स कौन से तो होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, अभी बताए, केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक अणु होते हैं, ये भोजन में पाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन फूड दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन, ग्रो, रिपेयर itself एंड प्रोड्यूस एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये बॉडी में हमारे क्या क्या काम करते हैं? तो ये हमारी बॉडी में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन फूड दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन, ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब प्रोटीन जो हमारे बॉडी में है ये एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड से सरलतम रूप में टूटा। केमिकल कंपाउंड मतलब केमिकल जो कंपाउंड हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, कोई भी हो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस होता है तभी हमारे शरीर में जाके वो पचते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज हो गया सरलतम इकाई, प्रोटीन का अमीनो एसिड। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हैं? प्रोटीन ग्रो करती है, रिपेयर होता है। हमारे टिश्यू बॉडी में जाने कितने टिश्यू कितने लाख में डेली टूटते हैं, डेली रिपेयर होते हैं। जो रिपेयर होते हैं उस किसका काम है? कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी भी देती है। ये सारे न्यूट्रिएंट, मतलब ये न्यूट्रिएंट है प्रोटीन का, ये प्रोटीन का है। अच्छा, कुछ बॉडी में न्यूट्रिएंट हमारे होते हैं जो माइक्रो जरूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट हमें माइक्रो की जरूरत होती है। माइक्रो मतलब कम मात्रा में, माइक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पोषक जो होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ बढ़ी हुई मात्रा में ज़रूरत होती है, कुछ बहुत कम ज़रूरत होती है। लेकिन जो बहुत कम ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा। बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट के डाइजेशन माइक्रो का नहीं होगा, यही चीज़ आप याद रखिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं जिनको हम, माइक्रो मतलब ज़्यादा, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, माइक्रो जो हमें कम ज़रूरत होती है, माइक्रो। ठीक है, जो माइक्रो होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बो होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इन्हें हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बो, प्रोटीन, फैट। जो हमें माइक्रो होती है, कम ज़रूरत होती है, वो विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स भी कई तरीके के होते हैं, जब मिनरल्स वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो बिना इनके ये चीज़ हमारी बॉडी में ज़रूरी है, ज़रूरी ये चीज़ भी है, ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे का साथ दे के डाइजेशन करते हैं। बिना इन दो, बिना ये नहीं कि ये सारे कार्बोस, प्रोटीन, फैट ले लिया, विटामिन मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स चीज़ें नहीं है, विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी में कम है, ये मतलब कम तो होना ही चाहिए, लेकिन ये उससे भी कम है तो ये सारे काम नहीं करेंगे। कार्बोस, प्रोटीन, फैट, इनका काम रुक जाएगा। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो भी काम नहीं होगा। तो जितनी बॉडी को नीड है उतना आपको न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोटीन में जो है, प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी देता है? 1 ग्राम प्रोटीन जो हमारा होता है 4.2 केसीएल एनर्जी देता है। केसीएल मतलब किलो कैलोरी। केसीएल क्या, किससे मापते हैं? किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 केसीएल एनर्जी देता है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड को वसी अम्ल कहते हैं, वसी अम्ल। जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। वसी अमीनो एसिड को वसी अम्ल भी कहते हैं, हिंदी में वसी अम्ल, अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं।
10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब आवश्यक, 10 आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल, 10 अनावश्यक वसीय अम्ल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम हम लोग कल पढ़ेंगे। प्रोटीन की अधिकता से, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में अधिकता है तो बीमारी कौन कौन सी डिजीज होंगी? किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी में प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थराइटिस हो जाएगा, अर्थराइटिस हर तरह, जॉइंटिस में दर्द होना, सूजन होना, रेड होना, या इनके छूने पर गरम गरम सा लगना, जॉइंटिस में अर्थराइटिस हो सकता है आपको। प्रोटीन जो होता है हमारा, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की तो अधिकता से हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो। प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी देता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 केसीएल एनर्जी देता है। केसीएल मतलब किलो कैलोरी एनर्जी। प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर और मरस्मस, प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर और मरस्मस। एक चीज समझिए, क्वेश्योरकर और मरस्मस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो क्वेश्योरकर है ये किसकी कमी से होता है? ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्योरकर हमारे 1 से 5 साल के बच्चों को होता है और प्रोटीन की कमी से होता है। जो क्वेश्योरकर होता है 1 से 5 साल के बच्चों को होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। जो मरस्मस होता है ये 1 से कम उम्र के बच्चों को होता है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको होता है क्वेश्योरकर। लेकिन जो क्वेश्योरकर है वो मतलब एनर्जी, कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्योरकर हमारा जो है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन कैलोरी की कमी से कौन सा होता है? क्वेश्योरकर। क्वेश्योरकर जो क्वेश्योरकर हमारे 1 से 5 साल के बच्चों को होता है, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्योरकर जो होता है सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, 1 से 5 साल के बच्चों को होता है। जो मरस्मस है वो 1 साल से कम बच्चों को होता है, इसमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। जब दोनों की कमी हो जाएगी तो मरस्मस हो जाता है। मरस्मस में 1 से कम आयु के बच्चों को होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से, दोनों की कमी से मरस्मस होता है, एक की कमी से क्वेश्योरकर होता है। प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर होता है और कैलोरी और उस प्रोटीन की कमी से मरस्मस होता है। मरस्मस जो होता है 1 से कम उम्र के बच्चों को होता है, जो क्वेश्योरकर है वो 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। प्रोटीन हमारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन हमारे बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो जो प्रोटीन के बॉन्ड होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आई होप आज की चीजें समझ में आई होंगी। आप एक बार सारी चीजें रिवाइज करिए। आज हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा, कल हम लोगों ने हाइपरटेंशन पढ़ा था। जितनी भी डिजीज हो रही है, न्यूट्रिएंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप सारे PYQ सॉल्व करिए, रिवाइज करिए मल्टीपल, जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा मैटर मत इकट्ठा करिए, जितना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बहुत ज़्यादा न लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखिए, अपनी भाषा में समझ के लिखिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। चीज़ों को समझिए और उसको अपनी भाषा में लिखिए, उसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करिए, आपको पेपर टाइम हेल्प होगा। प्रोटीन, आई होप प्रोटीन समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे जो वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल हम लोगों ने पढ़े हैं, 20 होते हैं, 10 जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। सारे नाम हम लोग कल पढ़ेंगे, सारे नाम सबको याद होने चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो एक बार आप रिवाइज करिए इसको और इसके सारे PYQ सॉल्व करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। सारे नोट्स, सारे सब चीज़ें इसकी आपको मिलेंगी, सारा प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा आपको। इसके नोट्स PYQ जितने भी हैं, जिसको जो चाहिए एक बार बताइए। सारे नोट्स मिलेंगे, इसकी PDF मिलेगा। लेकिन आप अगर अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो और भी अच्छा है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के अभी प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे
प्रोटीन के 20 प्रकार के जो वसीय अम्ल हैं, अमीनो एसिड है, ये कल हम पढ़ेंगे। इनके 10 नाम, 20 होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, 10 अनावश्यक, 10 अनावश्यक वसीय अम्ल। ये कल हम सारे नाम पढ़ेंगे, सारे टर्म्स पढ़ेंगे। सब दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, वसीय एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल होता है, अनाज में कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ेंगे। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक बार सॉल्व करिए और रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद PYQ पेपर जरूर सॉल्व करिए, और होम साइंस के साथ साथ सेकंड पेपर के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर भी लेके चलिए। ये सिर्फ नेट के लिए ही नहीं, ये TGT PGT होम साइंस से रिलेटेड आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारी ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। सब यही पूछते हैं, सारी चीज़ें यही पूछी जाती हैं टर्म्स। बस आप रिवाइज करिए, जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, PYQ सॉल्व करिए, फर्स्ट पेपर भी सॉल्व करते जाइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।